अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। जिस तरह एटम के इलेक्ट्रॉन लूज करने से आयन बनता है, इसी तरह मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बनता है। इसी की डेफिनेशन कि व्हेन मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन, कि जब कोई एक मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या बनता है? मॉलिक्यूलर आयन बनता है। जैसा कि एक CH4 है, मीथेन जिसे हम कहते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ये CH4 कार्बोकेटायन बन जाएगा और इसके क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ठीक है। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड इस कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो भी मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो भी क्या बन जाता है? एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। जिस तरह आयन दो तरह के थे, एक केटायन और दूसरा एनायन, इस तरह मॉलिक्यूलर आयन भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे हमने सिर्फ केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन को एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। अब ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, इनकी प्रोडक्शन, ये जनरेट कैसे होंगे, इनकी प्रोडक्शन के हम मॉलिक्यूलर आयन को इस तरह से बनाते हैं। प्रोडक्शन या जनरेशन का मतलब कि इनको किस तरह से प्रोड्यूस करवाया जाता है, कैसे पैदा होते हैं। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को फॉल करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन बीम के फॉल करवाने से वो मॉलिक्यूल जो होगा वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के बीम से दूसरा कौन सा सोर्स है जिससे हम इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन को? दूसरा सोर्स जो है वो अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट से मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तीसरी प्रोडक्शन जो है एक्सरेज। एक्सरेज के जरिए भी हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर आयन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। लास्ट वन इसका जो पॉइंट है कि केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो अबंडेंट है, अबंडेंट में पाए जाते हैं। ज्यादा तादाद में पाए जाने की वजह क्या है कि जो मॉलिक्यूलर आयन होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आसान होता है। ठीक है, अगर उसका डुप्लेट मुकम्मल है या ऑक्टेट मुकम्मल है तो उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। रीजन ये है कि आप देखें, जैसे ये CH4 है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से हम बाहर करवा सकते हैं किसी भी जगह से, ठीक है, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन एंटर होने के लिए कोई इसके पास खाली शेल है ही नहीं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का यहाँ से निकल जाना तो इजी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एंटर होना जो है वो बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, तो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा? वो बन सकता है, और जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो आसानी से बनना पॉसिबल नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी डेफिनेशन ये है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अब एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है? वैसे अगर कंसेप्ट देखा जाए एटम का, तो एटम जो है बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा। इसको मेजर करना, इसका वेट मेजर करना बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो डायरेक्ट इसका हम एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी भी एटम का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम किसी भी दूसरे एटम से कंपेयर करवाते हैं, उसको रिलेट करवाते हैं। तो इस तरह कंपेयर करवाने से जो एटम का एटॉमिक मास फाइंड होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्योंकि छोटा एटम है, एटम बहुत ज्यादा, इतना छोटा एटम के इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसी वजह से हम क्या करते हैं? इसको रिलेट करवाते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से कंपेयर करवाना। ठीक है, तो रिलेट करके एटॉमिक मास, और किस चीज से हम रिलेट करवाते हैं? कोई ऐसा एटम लेते हैं जिससे हम उसका कंपैरिजन करवा सकें, तो वो एटम जो है वो कार्बन एटम लिया जाता है। ठीक है, तो अब जितने भी एटम्स के एटॉमिक मास दरियाफ्त हो चुके हैं वो इसी तरीका से ही हम क्या करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो अब मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, हम किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम
कार्बन टेकन एज 12, तो हम उसको कार्बन 12 से कंपेयर कराएंगे। एक तरफ वो एटम होगा जिसका एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट करना है, और दूसरी तरफ वो एटम होगा, यानी दूसरी तरफ कार्बन का एटम होगा, ठीक है। एक तरफ वो एटम जिसका हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा, दूसरी तरफ वो एटम, दूसरी तरफ कार्बन एटम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा एक स्केल बनाया गया जिससे एटॉमिक मास को मेजर किया गया। जाहिर सी बात है, अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कोई ना कोई स्केल होगा, तो वो स्केल क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU कहते हैं। ये कैसा स्केल है, ये कार्बन से ही बनाया गया है। हम फर्ज कर लेते हैं, ये सपोजिशन है कि कार्बन को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 12 हिस्से उसके बना दिए। अब उस 12 में से जो एक हिस्सा होगा, फर्ज कर लें ये एक है, ये एक हिस्सा क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। यानी एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन ये है कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अब 12 में से टोटल हमने 12 हिस्से किए उसी कार्बन के, अब उस 12 में से जो एक हिस्सा होगा, वो एक हिस्सा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU भी कहते हैं इसको। तो वो एक हिस्सा कितने के बराबर होता है, तो उसका जो मतलब वेट बताया गया वो बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 किलोग्राम। और -27 को अगर हम किलोग्राम से इसको आप लेके जाएं ग्राम में, तो 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम, ये 1 AMU इसके बराबर होता है। तो अब हमारे पास जो एक स्केल आ गया, जिस स्केल के जरिए हमने दूसरे एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, वो क्या होता है, 1 AMU। बेसिकली होता ही है कि जिस तरह तराजू होता है, तराजू के जरिए हम दूसरी चीज से कंपेयर करवाते हैं, इसी तरह ये भी ऐसा ही है कि फर्ज कर लेते हैं हम एक इसको तराजू बना लेते हैं, एक बैलेंस बना लेते हैं, ठीक है। एक साइड पे हमने रखना है 1 AMU, ठीक है, और दूसरी साइड पे वो एटम हमने रखना है जिसका हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। आई वंस अगेन रिपीट कि हमने क्या बनाया, एक स्केल बना लिया, उस स्केल में हमने जो बेस हमारी रखनी है, जो हमारा बैलेंस है, वो उसमें हमने 1 AMU लेना है। 1 AMU को एक साइड पे और दूसरी साइड पे वो एटम लेना है जिसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। अब इस एटम का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होगा, अगर ये एटम इससे 1 AMU कितना है, 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg, या 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। अगर कोई एटम इससे जितना ज्यादा हल्का होगा या इससे जितना ज्यादा वजनी होगा, उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा, ठीक है। दोबारा इसको गौर से सुन लें कि 1 AMU उसकी वैल्यू ये है, इसको हमने कार्बन से लिया और कार्बन का हमने ये कहा कि ये 1 AMU इतने के बराबर होता है। अब कोई इसका हमने कंपैरिजन करवाना है, दोनों चीजों का, एक 1 AMU से कंपैरिजन कराना है उस एटम से जिसका हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू ये है। अब कोई भी एटम, अब इसका हम फाइंड करना चाह रहे हैं, अब ये इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसका एटॉमिक मास इसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि ये इस पॉइंट से, ठीक है ना, ये एटम इससे जितना वजनी होगा या जितना हल्का होगा, उतना ही इसका एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल, अब इसका जो टोटल मास है, मतलब 1 AMU बराबर होता है इसके, तो इसका कंपैरिजन जब कराया गया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आया, 1.008 ग्राम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना आया, 16, नियॉन का कितना आया, 20, क्लोरीन का कितना आया, 35। ये कैसे आए ये सारे एटॉमिक मासेस, ये इस AMU से कंपेयर करके है, ठीक है। इस साइड पे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन को रखा गया, तो हाइड्रोजन से कंपैरिजन करके देखा गया कि हाइड्रोजन का एटम इससे इतना ज्यादा हल्का था, इतना ज्यादा भारी या वजनी था, तो इस तरह से उसको फाइंड करके बताया गया कि ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इतना है। कैसे पता चला, AMU से कंपेयर करा के। ऑक्सीजन का 16 कैसे आया, AMU से कंपेयर करा के। नियॉन का, क्लोरीन का, कॉपर का, यूरेनियम का,